हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पेपर सेकंड 14 दिसंबर और 15 दिसंबर जूनियर लेवल वाले को कर लिया था। आज हमारा जो है सेट एच है, तो जिन लोगों ने भी उन पेपर को ना देखा हो तो देख ले। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बने रहें लास्ट तक। एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। देखते हैं कैसा पेपर आया था। इसी प्रकार से पेपर फिर आपका सीटेट जुलाई 2025 में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीडीपी है। आराम से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू एंड फेलियर टू। मतलब महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं। मतलब वे बच्चे जो अपने सीखने पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी प्रकार से कौन सी चीज़ सीखी है। तो अगर वो सफल होते हैं तो वो किस चीज़ के लिए श्रेय देते हैं, और फेल हो जाएं अगर बाई चांस तो किसके लिए दर्शाते हैं। योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिन। अगर फेल हो गए तो कार्य कठिन। सेकेंड, योग्यता और कोशिश खराब किस्मत। योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता। योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। तो क्या होगा, अपने आप से भी आंसर करने का प्रयास करें। तो देखिए, जो बच्चे महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं वो अगर पास हो गए तो किसके लिए, योग्यता और कोशिश। और अगर असफल हो गई बाई चांस तो किसके लिए ठहराते हैं जिम्मेदार, इनसफिशिएंट इफर्ट। मतलब अपर्याप्त कोशिश की, उन्होंने एक बेहतर अच्छा प्रयास नहीं कर पाया था इसलिए वो रह गए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। इसको आप इंग्लिश में याद रखना। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, पेट से अंगुलियों की ओर होता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, विकास बहुदिशात्मक बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यही सही है, क्योंकि देखिए, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले धागे को किस में पिरोएंगे, अंगुलियों के माध्यम से। उससे पहले गेंद को पकड़ेंगे किससे, हाथ से। तो हाथ पहले आता है, ठीक है। हाथ के बाद में अंगुलियां चलना प्रारंभ करती हैं। इसलिए जो विकास का जो सिद्धांत है प्रोक्सिमो डिस्टल, उसके अनुसार विकास अंदर से बाहर होता है। सबसे पहले हाथ का विकास होगा, फिर अंगुलियों का विकास होगा, तब दूसरे का हमारा तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। जब बच्चे बोलकर स्वयं से बात करते तो वाइगोट्स्की ने इसको क्या कहा है, विचार और आत्मनियमन में सहायता करने के लिए, आत्म शुद्धिकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्कों ने अनदेखा कर रहे हों, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच आतार्किक होती है। देखिए, जब बच्चे स्वयं से बोल कर बातें करते हैं तो लेव वाइगोट्स्की ने कहा है कि बच्चे ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन देने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। तो तीसरे का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 4, चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन आर इविडेंट इन। एक व्यक्ति जिसको सामाजिक संपर्क या बातचीत करने में समस्या आती है, सामाजिक संचार में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती, उसको कौन सा विकार होगा, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वालीन क्रम विकार में, अधिगात्मक विकलांगता में। तो देखिए, जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन में उसको होता है ऑटिज्म। क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीन क्रम विकार। तो चौथे का तीसरा सही है। इसको आप ऑटिज्म ही याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
वाइगोट्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। आलंबन होता क्या? आलंबन कहते हैं हम इसके फोल्डिंग को आलंबन कहते हैं। पहाड़, मचान, ढांचा, कोई भी शब्द आ जाए, इसके फोल्डिंग क्या है? बच्चों की सीखने में आलंबन क्या हो गया? बच्चों की सीखने में मदद करना। तो क्या है इसका उदाहरण? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो इसका पहला ही आंसर सही है। चलिए और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना, मतलब बांटना बच्चों को, गलत। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना, उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, ये भी गलत। एक छात्र को एक कौशल प्रदान करना और उससे अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना, नहीं। तो इसका जो है पहला ही वाला हमारा जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिसग्राफिया। डिस वर्ड जहाँ पर मिल जाए उसका मतलब खराब होता है, गलत होता है, बेकार होता है। ग्राफिया, ग्राफ किस में बनाते हैं? लिखने में हम ग्राफ का यूज करते हैं। तब जब व्यक्ति कोई लिखने में समस्या उसको आती है, अब लिखता है तो बहुत गंदा लिखता है, जिसको वो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उस विकार को क्या कहते हैं? उसको लेखन वैकल्य कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित कार्य में चुनौती, डिफिकल्टीज इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनाने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? क्या करना चाहिए शिक्षक को? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की संतुष्टि करे। समस्या को विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में बांट लेना। अगर कोई बड़ी समस्या है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर शिक्षक को बच्चों को लिए देना चाहिए। तो 7वें का हमारा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभिकथन, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। जहाँ पर मानकीकरण शब्द मिल जाए वो गलत होता है हमेशा। तो कारण तो गलत हो गया, जब कारण गलत हो गया तो व्याख्या तो हो ही नहीं सकती, तो व्याख्या वाले तो ये तो दोनों गलत हो गए। तो इसका जो पहला ही आंसर सही है, ए सही है और गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, एक रचनावादी दृष्टिकोण से। रचनावादी दृष्टिकोण से क्या होता है? व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं के निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। इसे ही कहते हैं रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो 9 का हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, हम किसी भी संदर्भ में ही सीखते हैं। तो दोनों सही हैं। देखिए जब दोनों सही होंगे तब तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तब या तो 3 होगा या 4 होगा। अगर सही है, ऊपर वाले की चर्चा नीचे भी कही गई है, ठीक है, तभी ये व्याख्या करता है। तो इसीलिए हमारा 10वें का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? इसमें निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। 3 सही है। तो जानकारी को रटना, आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, तो इसलिए 11 का पहला हो जाएगा। आपने अगर निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी है CDP की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षकों को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। मतलब लड़कों से कहना चाहिए कि तुम खेलो,
ठीक है, प्लेग्राउंड में लड़कियों से कह दें कि ऐसा है तुम आर्ट वर्क करो, और लड़कियों की आर्ट्स वगैरह अच्छी होती है, तो ऐसा क्या है, जेंडर वाइज से गलत है। जो कि कारण बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। नहीं, जैविक भूमिकाओं के नहीं, भिन्नताओं के कारण नहीं, बल्कि सामाजिक भिन्नताओं के कारण, तो इसलिए दोनों गलत हो गए। 12 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, मतलब काइनेस्टिक, जैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं, ठीक है, या रनिंग करने वाले होते हैं, वो कैसे सीखते हैं, करने और चलने फिरने से। तो 13 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक वैज्ञानिक में किस प्रकार की बुद्धि होगी, जबकि मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी। तो जो वैज्ञानिक होता है उसमें कौन सी होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब तार्किक गणितीय, और जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, उनमें होती बॉडी काइनेस्टिक। तो इसलिए 14 का हमारा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। आपको समावेशी क्लासरूम अपना बनाना है, तो क्या करना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम सही है, सहयोगात्मक अधिगम ऐसा भी करना है, गम्य इमारतें, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि दिव्यांग बच्चे भी पहुंच सकें, तो ये तो सही है। अब तीसरा देखिए, पृथक्करण और नामीकरण, बच्चों को आपका सिग्रेशन नहीं करना, तो तीसरा इसमें नहीं होगा। तो तीसरा जहाँ जहाँ पर है वो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल एक को अगर हम पकड़ लें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई तीसरा तो नहीं हो सकता, तो 3 ऑप्शन नहीं होंगे, तो चौथा जो बचा वो ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जब बच्चे का अनुभव करते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। किस चीज़ का बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। गतिविधियों के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, अधिगम विवशता। तो देखिए, जब सीखने के लिए हमारे अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, ललक होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, तभी हम सीख सकते हैं। तो 16 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17, 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण करते हैं। अभी एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 से 5 साल है मान लीजिए, और आप उससे कहते हैं कि अच्छे अच्छे शब्द बनाइए, ठीक है, वर्ड्स को लिखिए, लेटर्स को लिखिए, और जो लाइंस वगैरह इनके ऊपर ही लिखिए या नीचे लिखिए, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे। तो इसलिए ये दोनों सही हैं, और ऊपर की चर्चा नीचे भी की गई है, इसलिए व्याख्या भी करता है। 18, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है पूछने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या, मतलब बच्चे आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, चित्रित करते हैं कि बच्चे एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। गलत। स्पष्ट करते हैं कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। साबित करते हैं कि बच्चे की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम है। गलत। संकेत देती है कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज, ठीक है, आराम से समझ होती है और वे घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं सीखने का। तो इसलिए 18 का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। पियाजे ने किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। 1 सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरण, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण, 3 प्रगतिशील स्तरों में। तो देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, जिनको हम आसानी से SPCF करके भी याद रख सकते हैं। इनकी चारों की अलग अलग इन्होंने एज बताई है। तो 19 का इसलिए हमारा तीसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20,
विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के, ठीक है, ऋषभ है जिसकी एज 7 वर्ष है, खेलने के लिए गुड़िया उठा लेता है। ठीक है, गुड़िया मतलब उसने उठाई खेलने के लिए। उसके कुछ साथी ने उसकी इस पसंद के लिए उसका मजाक उड़ाया। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना रहता है। तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं ये गलत है। ऋषभ से कहना चाहिए कि वे किसी और खिलौने से खेलें क्योंकि दोस्तों को ये मंजूर नहीं। दोस्त थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या खेलेंगे। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का खिलौना लें। अगर आप टीचर हैं तो आप कहेंगे कि ठीक है, ऋषभ अगर गुड़िया से खेलता है तो तुम्हें जो पसंद है तुम उससे खेल लो। तो 20 का तीसरा। 21 विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। वह विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है जिसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता सीखता है, सबसे अधिक सीखता है? तो उसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। तो इसलिए हमारा हो जाएगा 21 का तीसरा, चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय बचना चाहिए। बचना मतलब नहीं करना चाहिए। ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसमें 3 सही है 1 गलत है, तो गलत को ही हमको छांटना है। विकर्षण और शोर करने, ठीक है, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशन में लचीलेपन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधित भागों में तोड़ने, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए कि हम क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन, बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन और हमको शोर नहीं करना चाहिए। तो 22 का पहला। क्वेश्चन नंबर 23, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि, क्या तर्क दिया था? बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक विकास में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक विकास में लिंग भेद होते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया कि बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है वो चरण में होता है, इसलिए इन्होंने 6 चरण दिए हैं और 3 स्तर दिए हैं। सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैं ये पढ़ाई नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम खेल लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो ये सब बातें होती हैं पारंपरिक स्तर पर, जिसमें कि परंपरावादी, जिसमें हम लोग पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण 4 + 5 = 9, एक बच्चा जो 4 + 5 = 9 तो कर लेता, लेकिन 9 में से 5 घटा के 4 नहीं उत्तर ला पाता है। तो उसमें किस चीज़ की कमी है? अभी जीववादी सोच, आत्मकेंद्रता, अपरिवर्तनीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसको कहते हैं इररिवर्सिबिलिटी, मतलब वो उल्टा नहीं जा पाता है कि भाई 9 में से अगर 5 घटा देंगे तो दोबारा 4 आ जाएंगे, इसे कहते हैं इररिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, बच्चों पर। कारण, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारवादी वातावरण, मतलब कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए नहीं। इसमें दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत हैं। अधिगम लोकतांत्रिक वातावरण पर आधारित होना चाहिए,
और शिक्षकों को छात्रों के साथ मिलजुल कर उनके संपर्क में रहना चाहिए, ना कि उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन। आलम्बन क्या होता है? सीखने में मदद करना। इसके फोल्डिंग प्रक्रिया में बाधा डालता है क्या? बच्चों की अगर हम मदद करते हैं तो क्या सीखने में बाधा डालता है? लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो ये बात लेव वाइगोत्स्की जी ने नहीं कही थी, ये बात किसने? जीन पियाजे ने कही थी। इसलिए कारण कैसा हो गया? कारण गलत हो गया। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया आलम्बन बच्चों की सीखने प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेकिन किस स्थिति में प्रोवाइड कराई जा रही है? इसके फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स हिंडर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा हाँ, अगर बच्चा स्वयं से सीख रहा है और आप उसको ज़बरदस्ती बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करके सीखो, ऐसे नहीं है ये चीज़ होगी, तो आप उसको सीखने दीजिए, जब ज़रूरत है तब दीजिए आलम्बन। इसलिए इसका जो आंसर है वो दूसरा वाला, दोनों गलत माने गए हैं। वैसे पहला वाला सही लग रहा था लेकिन सही नहीं होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन कर? बाहरी अभिप्रेरणा जो बाहर की चीज़ों को देखकर आती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, इसलिए। तो जो बाहर की चीज़ें देखकर अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, तो इसका पहला ही सही है। और ये तीनों जो हैं, अभिप्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि, अभिप्रेरणा व्यक्तिगत कार्य आनंद, अभिप्रेरणा आंतरिक कारकों अंदर से जो आती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वो होती है इंट्रांजिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन। बात की गई है बाहरी की, तब इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला, वातावरणीय परिणामों से आती है। क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण विकास मील के पत्र है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिसको मैंने आपको बताया था ESP-CF। तो उसमें जो बात कर रहे हैं पहली ही है संवेदी चालक, सेंसरी मोटर स्टेज। उसके 2 महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? उसमें बच्चा क्या क्या करता है? जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व, स्थगित अनुसरण, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ये तो चौथी अवस्था का गुण है, ये दूसरी का है, ये तीसरी का है। तो पहली अवस्था में क्या होता है बच्चों में? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस और डिफर्ड इमिटेशन। 29 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और जो उनकी नियत गति तय करते हैं उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ये संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। देखिए, बच्चों को कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक, लिख लीजिए जॉन लॉक, जो कि गलत है। तो बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं? उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो इसलिए 30 का हमारा तीसरा वाला सही है। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपने आंसर करें कमेंट बॉक्स में, अभी आपके कितने आंसर सही हो पा रहे हैं। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।